अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। परेवा टॉक के फोर्थ एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद सफ़ीर फ़ारूकी आपके लिए नए एक नए एपिसोड को लेकर हाजिर हुआ हूँ। और ये एपिसोड कुछ ख़ास है क्योंकि ये अ, मेरे दिल के करीब है और ये रिलेट करता है टीचिंग प्रोफेशन से। क्योंकि सभी को इसकी अहमियत का अंदाज़ा है। इवन इस्लाम में भी इसकी बहुत अहमियत बताई गई है। अ, अगर पेरेंट्स के बाद किसी का मर्तबा अगर दिया गया है तो वो टीचर होता है। और ऐसे ही प्रोफेशन में आना एक बहुत बड़ी बात होती है लोगों के लिए। और आज के इस दौर में जहाँ जहाँ मल्टीपल प्रोफेशन में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आई थिंक टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा है, अगर जिस किसी को भी इसमें लगाव हो और वो इस फील्ड में आए तो वो रियली आने वाली जनरेशन के साथ कांटेक्ट में रहता है। एक एक मशहूर लाइन याद आ रही है मुझे। जस्ट इंटरव्यू के पहले मैं पढ़ रहा था कि टीचर जो होता है वो बादशाह तो नहीं होता है, लेकिन वो बादशाह बना सकता है। तो इसी लाइन के साथ मैं हमारे आज के जो गेस्ट हैं, जो टीचिंग प्रोफेशन में काफ़ी सालों से हैं और उन्होंने आई थिंक बाय चॉइस इस प्रोफेशन को सेलेक्ट किया है। अहमद रुश्दी साहब, जो कि जोगेश्वरी से मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी इन्वॉल्व हैं इस प्रोफेशन में। मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं कलेक्ट की है उनके बारे में, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस फील्ड के इनसाइट्स को। और आई थिंक ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं वो इस फील्ड में काफ़ी जाना चाहती हैं, उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रुश्दी साहब, अगर आप अपना कैमरा ऑन करें तो आपसे हम डिस्कशन चालू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपका जो शेड्यूल, बिजी शेड्यूल होता है, यानी सुबह से शाम तक, और आप, मैं कह सकता हूँ, सैकड़ों लोगों के बीच में घिरे होते हो वाकई में। तो उसमें से आपने वक्त निकाला। और आई थिंक 10 बज रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। तो आपके इस सपोर्ट को पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। तो आप, मेरा सबसे पहला तो यही होगा कि मुझे आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, और मेरे ख्याल से व्यूवर्स जो हैं, जो ये देख रहे हैं, वो भी अहमद रुश्दी या रुश्दी भाई से जानते हैं आपको, जो प्रोफेशन में रखते हैं। तो आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड देंगे ताकि फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपने मुझे दावत दी कि मैं अपने कुछ ख्यालात इजहार कर सकूं यहाँ पे। तारुफ बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ छोटा सा तारुफ है। मैं भी अहले परिवार का एक रुकन हूँ। वालिद साहब चूंकि बॉम्बे आए, जोगेश्वरी में आए, जॉब पे लगे, तो हम सब अब सफर दोहरा पैरेलल हो गया। गांव के साथ साथ बॉम्बे का भी सफर हो गया। यहाँ पर पले बड़े और हमारी एजुकेशन यहीं पर बॉम्बे में हुई, तमाम भाई बहनों की। और परिवार में जाना आना माशाल्लाह से हमेशा से कनेक्टिविटी रही है, लोगों से मिलना जुलना। और जब 10th करने के बाद ये हुआ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो बहुत हद तक एक परेशानी के शिकार थे कि क्या करना चाहिए, इसको बताने वाला कोई था नहीं। तो कुछ एक उड़न थी और एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी था कि हम औरों से थोड़ा सी अलग है, क्योंकि आई एम बिलोंग फ्रॉम द उर्दू मीडियम। तो कॉलेज में जाने के बाद ये एक ऐसा सफर शुरू हुआ कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। तो इसको कोप अप करते करते ऐसा लगा कि अपने बच्चों को इसके बारे में बताना चाहिए, बच्चों को आगे क्या अपॉर्चुनिटीज है और साथ साथ में कैसी थ्रेड भी आ सकती है, क्या परेशानी आएगी, आप क्या करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और क्या करेंगे तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो उसके ताल्लुक से मन था पहले से, एक टीचिंग प्रोफेशन से ताल्लुक बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, क्योंकि हमारे नाना मरहूम मौला अबुल खैर फारूकी वो भी टीचर थे, मामू तमाम वो भी टीचर है, तो दादा भी टीचर थे, दादी भी टीचर थे। तो ऐसा था कि टीचरों का इन्फ्लुएंस ज्यादा था, तो अपने आप को एसोसिएट कहीं ना कहीं करने लगे कि ये प्रोफेशन में जाना चाहिए, और रुझान भी था कि जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो नाम के असर का असर दिखाया और रुश्द हिदायत वाले रास्ते पर मोड़ दिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आपको ये टीचिंग जो प्रोफेशन है,
बाय विरासत मिल गई यहाँ पर आपको, और आपने जी उस जी जी कारदगी को कंटिन्यू रखा। मुझे ये जानना था आपके जी। बैकग्राउंड से, लाइक आप जोगेश्वरी से आपका ताल्लुक है, आपका बचपन कहाँ गुजरा, आपकी प्राइमरी जो स्कूल थी वो कहाँ से की आपने, आपने हाई स्कूल और प्राइमरी दोनों, उसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन, और इससे थोड़ा अगर आप उसमें रोशनी डालें तो हमें थोड़ा आपके बारे में ज़्यादा जानने मिलेगा। जी बिल्कुल, इब्तदाई तालीम जो स्कूलिंग थी वो जोगेश्वरी में एक मशहूर स्कूल है, फारूक हाई स्कूल फॉर बॉयज। वहां से मैंने हाई स्कूल यानी एसएससी क्लियर किया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट एलुमनाई बना कॉस्मोपॉलिटन डीएन नगर में कॉलेज है, जहाँ पर मैंने कॉमर्स लिया। और कॉमर्स लेने के बाद मैंने बैचलर की डिग्री को कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई हैव डन समथिंग वेरी ग्रेट। और मैं जब यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं अपना कन्वोकेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए गया, तो वहां पर जाके बहुत सारे लोगों को देखा लाइन में खड़े हुए थे। तो मैंने किसी से पूछा ये किस की लाइन है, तो उन्होंने सब ये बोले पोस्ट ग्रेजुएशन की लाइन है। तो मैं भी बिना सोचे समझे उस पोस्ट ग्रेजुएशन के फॉर्म की लाइन में मैं भी आ गया। और फिर वहां से मैंने ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया। अब कॉमर्स में माशाल्लाह पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका था, और इब्तिदाई दिनों में मैं कोचिंग क्लास से काफी हद तक जुड़ा हुआ था। हमारे गुलशन नगर के ही अंदर मैंने अपना एक्सपर्ट क्लासेस करके क्लासेस स्टैब्लिश किया, और अल्हम्दुलिल्लाह तक वो चल रहा है। उसके बाद फिर कुछ ऐसा लगा कि नहीं, मुझे उर्दू से काफी लगाव था और है भी। तो मैंने अपने दौरान मतलब कि बच्चों को पढ़ाते हुए उसी दौरान में मैंने उर्दू से बीए किया। बीए करने के बाद फिर ऐसा लगा कि ना मुझे मुझे कुछ जॉब भी करना चाहिए। अब ये था कि मैं टीचर हूँ तो मुझे टीचिंग फील्ड से जुड़ना है। तो पता चला कि कॉमर्स का बैकग्राउंड होने के बाद मुझे जो जॉब की अपॉर्चुनिटी स्कूल में तो नहीं मिल सकती, कॉलेज में मिल सकती है। और कॉमर्स वाला स्कूल में एंटरटेन नहीं होगा। और उर्दू के अपॉर्चुनिटीज, उर्दू पढ़कर टीचर बनने की अपॉर्चुनिटीज स्कूलों में इतनी ज्यादा नहीं है। फिर मैंने उसके बाद मैंने बीए इन इंग्लिश सब्जेक्ट किया लिटरेचर से। फिर मैंने एमए इन इंग्लिश किया। फिर बाद में ये भी पता चला कि बीएड भी करना होगा, वरना जॉब नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने उसके बाद बीएड किया। और इत्तेफाक देखिए, अल्लाह का करम देखिए कि बाजू में ही स्कूल है, वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई। मैंने भी अपना सेंट्रल फॉर्म फिल करके रखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर मैं एज ए स्कूल में टीचर लगा। लेकिन 2012 में मैं टीचर का स्कूल में लगा, लेकिन उससे पहले मैं कॉलेज सेक्शन के अंदर, वहीं पर कॉलेज सेक्शन में मैं जूनियर कॉलेज के इंचार्ज था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉमर्स के प्रोफेसर का भी एक रोल वहां पे प्ले कर रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि जूनियर कॉलेज में मैं कॉलेज का टीचर हूँ, हाई स्कूल में मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, और क्लासेस के अंदर मैं स्कूल और कॉलेज दोनों को मिक्सअप करके चल रहा हूँ मैं। माशाल्लाह, यानी आपने आप, मुझे आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टिंग चीज़ यही लगी, और इसीलिए मैंने अप्रोच भी किया आपको कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो उर्दू से है। उर्दू के जो तालिब इल्म या स्टूडेंट हम कहते हैं, ज़्यादातर एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, और वो एंड अप कर लेते हैं अपने एजुकेशन को ये सोच करके शायद उनके लिए मुश्किल होगा आगे जाने में। लेकिन आपने माशाल्लाह एजुकेशन अपनी उर्दू में कंप्लीट की, बैचलर इन कॉमर्स कंप्लीट किया, उसके बाद आपने अपनी मादरी ज़बान है इसमें आई थिंक मास्टर्स किया, लेकिन उसके साथ इंग्लिश में भी आपने मास्टर्स किया। तो ये जो इंग्लिश की लैंग्वेज पे आपने अबूर हासिल किया, मुझे थोड़ा समझना है, मतलब इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, इतनी मेहनत कितनी मेहनत करनी पड़ी उसमें, क्योंकि नॉर्मली अगर मैं खुद कहूँ तो मैं भी उर्दू मीडियम से हूँ, बहुत मुश्किल होता है ये चीज़। तो आपने कैसे इस चीज़ को, इस ट्रांजिशन को अचीव किया? नहीं, ये जो था ना, ये जो एक फोबिया था ना, वो बहुत दिनों तक बना हुआ था। दो आई वाज अ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉमर्स सेक्शन, और उर्दू से मैंने बीए कर दिया। लेकिन ये इंग्लिश सब्जेक्ट जब पढ़ाने की बारी आती थी ना, तो एक कहीं ना एक ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता था कि वी आर नॉट फ्रॉम द उर्दू इंग्लिश मीडियम। तो ऐसा लगता था कि ना कि अब जिससे डर था, तो मैं सोचा इस डर को पहले हराया जाए।
तो उसके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट से मुंबई यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया इंग्लिश लिटरेचर में। और सोचा नहीं, अभी इंग्लिश लिटरेचर बीए करना है और यहाँ पर एमए करना है। और हालांकि उस वक्त ये सोच नहीं थी कि मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट की वजह से मतलब जॉब में आसानियां मिल जाएगी, लेकिन ये है कि इस लैंग्वेज को उबूर करना है, इस लैंग्वेज को पार करना है, क्योंकि ना ये लैंग्वेज है ना आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। मादरी जबान में आपके तालीम याफ्ता होना भी बहुत जरूरी है, साथ साथ में आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कहीं पर भी आप चाहिए, कहीं पर भी आप हो जाइए, लेकिन ये लैंग्वेज में आपको कमांड हासिल होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये लैंग्वेज को मैंने परस्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट अच्छे आए। वो जो डर था वो खत्म हो चुका है। मैं ये सोचता हूँ कि ये डर अब सब में खत्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो टीचिंग का प्रोफेशन है, आप कितने साल से हैं इस फील्ड में? और आपकी आपको तो ये विरासत में मिला हुआ, आपने शुरू में ही क्लियर कर दिया, लेकिन आप तकरीबन कितने साल से इस फील्ड में टीचिंग कर रहे हैं? प्रॉपरली अगर मैं कहूँ तो मैं 1999 से फुल टाइम टीचर हूँ मैं। अब मेरा स्केड्यूल थोड़ा सी टाइम आर थोड़ा कम हो गया, वरना नहीं, मुझे याद है 1999 से मैं कॉलेज से जब मेरा खत्म होता था, कॉलेज के बाद मैं मेरा फुल टाइम मतलब कि ना ट्यूशंस पढ़ाने जाता था। तो वो मेरा टाइमिंग होता था अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स डेली टीचिंग का होता था मेरा। फिर वो थोड़ा बढ़ता गया क्योंकि सारा के सारा मैंने अपने ऊपर ही था कि मैं ही पढ़ा रहा था मैं। अब वो एक अच्छा फायदा भी हुआ कि मैंने अलजेब्रा, ज्योमेट्री, चाहे इंग्लिश चाहे मराठी, हर जगह पे मतलब की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उसका एडवांटेज आज मिल रहा है कि ना हर लैंग्वेज के ऊपर, हर सब्जेक्ट के ऊपर एक कमांड, थोड़ा बहुत बेसिक बुनियादी कमांड हासिल होना बहुत जरूरी होती है। तो 1999 से मैंने बाकायदा तौर पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। और कॉलेज सेक्शन के अंदर मैंने 2009 से पढ़ाना शुरू किया और स्कूल सेक्शन में 2011 से पढ़ाना शुरू। माशाल्लाह। तो आपका करियर, मैं कहूँ तो काफी लंबा करियर है। 99 से लेकर 2023 के आखिर इख्तिताम, यानी आज आखिरी दिन में है, तो तकरीबन तकरीबन आपको 24 साल, अगर मैं कहूँ तो जी बिल्कुल। आपको जी माशाल्लाह बिल्कुल। 24 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। इन 24 सालों में मुझे ये भी समझना था एज अ टीचर, क्योंकि काफ़ी हद तक आपकी टीचिंग का जो ताल्लुक है वो स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझकर उनको उनको पढ़ाने में भी ज़रूरत होती है इसमें। तो इन 24 सालों में क्या क्या चेंजेस आए हैं और आपने कैसे उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है? जैसे आपने कॉलेजेस से पढ़ाना शुरू कर दिया और उसके बाद में आज लेटेस्ट ट्रेंड टेक्नोलॉजीज के चल रहे हैं, तो स्टूडेंट की साइकोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है, उस चीज़ क्या चेंजेस आए और कैसे इसको आपने कवर कर लिया? बिकॉज आई फील ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक टीचर के लिए। और आप जैसा इंसान जो तकरीबन इतने सालों से इस फील्ड में है, वो बेहतर तरीके से समझ सकता है। अगर थोड़ी इंफॉर्मेशन दें आप इस पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये जो टीचिंग प्रोफेशन है, मोहल्ले में कार पैगंबरी, ये सिर्फ सिखाना नहीं है। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये सीखना है और फिर सिखाना है। स्टिल आज के डेट तक अगर हम अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे तो हम अच्छे टीचर नहीं कहलाएंगे। अब जो ये जो पैटर्न जो आपने कहा ना, ये बच्चों को पढ़ाने का पैटर्न है ना, ये हर 5 साल में बदलता है। मतलब सिलेबस तो 10 साल में बदलता होगा, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का पैटर्न बदलता है। किसी जमाने में एक वक्त था जब हमने पढ़ा था और हमने इब्तिदाई दिनों में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो ऐसा था कि बस पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। एक बेसिक हमें एक निसाब है, अपना कोर्स है, पोर्शन है, कम मुकम्मल करना है। लेकिन आज धीरे धीरे वो मामला एकदम बदल चुका है। पोर्शन तो अपनी जगह पर है, वो मुकम्मल करना है, लेकिन जिस तरह से मैं कहूंगा इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है। अगर मैं हम लोगों को सिखाया जाता है और हम सिखा रहे, कोई सब्जेक्ट मत पढ़ाइए। अगर आप सब्जेक्ट के टीचर, सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने बल्कि आपको वो लैंग्वेज पढ़ाना है। क्योंकि आज टेक्स्ट बुक देखिए, पहले की टेक्स्ट बुक होती थी, उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता था ये टेक्स्ट बुक है। लेकिन अब वो टेक्स्ट बुक नहीं लिखी होती, बल्कि लिखा होता है ये कोर्स बुक है। आपको पढ़ाना नहीं बल्कि एक लैंग्वेज को समझाना है। तो ये, और बच्चों में भी बहुत तब्दीली आ गई है। बच्चों में इस कदर तब्दीली आई है कि एक वक्त था कि बच्चों को सिर्फ मारा जाता था, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए कि ना कॉर्पोरल पनिशमेंट इज द बेस्ट वे टू
टीच देम। लेकिन आज मामला इसके एकदम बरखिलाफ हो चुका है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आपको बच्चे को बच्चे के लेवल पर जाके समझाना, क्योंकि मैं ग्रास रूट पर हूँ। मेरे पास मतलब 8 9 10 के वो बच्चे हैं, तो उनकी साइकोलॉजिकल चेंजिंग बहुत ज्यादा हो रही है इस वक्त। वो साइकोलॉजिकली भी फिजिकली चेंज हो रहे हैं, साइकोलॉजिकली चेंज है, सोशल बैकग्राउंड उनका चेंज हो रहा है। तो उनके लेवल पे जाके उनको एक्सप्लेन करना आज बहुत जरूरी हो गया है टीचर, एक सक्सेसफुल टीचर के। वरना एक हमें सिर्फ सिलेबस पढ़ाना ये कारगर नहीं है। आज के वक्त में बच्चों के ग्रास रूट लेवल पे जाके उसको समझाना, उसको कहाँ प्रॉब्लम फेस हो रही है। मैं कहता हूँ कि हमेशा एक टीचर होता है ना, वो टीचर नहीं होता है सिर्फ, वो बैक वक्त में वो टीचर है ना, वो डॉक्टर भी होता है, एक बहुत अच्छा वकील भी होता है, बहुत अच्छा जज भी होता है, और वो बहुत अच्छा वो काउंसलर भी होता है। अब जब तक कि एक टीचर के अंदर ये तमाम चीजें नहीं आ पाएगी, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को अधूरा महसूस करेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब कि बच्चों के लेवल पर आके उनको समझाने की कोशिश करूँ। और खास तौर से मैं ये देखता हूँ कि ये अगर मैं बचपन में छोटा होता, अगर मेरे टीचर पढ़ा रहे होते तो ये कंसेप्ट मुझे शायद समझ ना आया होता, तो मेरे टीचर को क्या समझाना चाहिए था, तो वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों को। और ये टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी आने की वजह से काफी हद तक की बदलाव आया है, तो वी हैव टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी। विदाउट टेक्नोलॉजी अब पॉसिबल नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना। बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतर तरीके से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। आ, ये जो डिस्कशन चल रहा है, आ, मेरे सारे पुराने तीनों एपिसोड में मैंने ये कहा कि ये PSWT के बेनिफिट के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। और एक आउटकम इसका ये निकलना चाहिए, ना सिर्फ हम एज अ एक्सपर्ट इंट्रोड्यूस करें जो हमारी इस कम्युनिटी में मौजूद हैं आप लोगों की तरह, बल्कि उससे फ़ायदा भी उठाएं। तो इस नेक्स्ट इंटरव्यू के नेक्स्ट फेज में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपसे ये कलेक्ट करना चाहूँगा कि आपने अगर जिन लोगों को इस फील्ड में आना है वो इस फील्ड में कैसे करियर बना सकते हैं। क्योंकि मैं आपसे बात करके या आपको देखकर, क्योंकि मैं भी आपके साथ टच में हूँ काफ़ी, एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी वी नो यू। टीचिंग प्रोफेशन आपने ना सिर्फ एक जॉब से लिया है, बल्कि एज अ पैशन लिया है, एज अ हॉबी लिया है, और एज अ एंटरप्रेन्योर भी आप उस चीज़ को कर रहे हैं। तो आई कैन सी अ रियल पोटेंशियल इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा। और ख़ास तौर पे जो यंग तबका है वो माइल होता है इंजीनियरिंग की तरफ, मेडिकल की तरफ। नो डाउट ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रुझान टीचिंग की तरफ भी आए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी कम्युनिटी के लोगों को समझ सकते हैं और इसमें कितना पोटेंशियल है। तो अगर आने वाली जनरेशन को इस फील्ड में आना है तो वो कब से तैयारी करें और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मैं हमारे जो न्यू कमर्स, स्पेशली जो हमारे 10th के बच्चे बच्चे हैं जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, अगर उनका स्लाइटेस्ट भी अगर उनका इंटरेस्ट है टीचिंग फील्ड में आने का, तो मैं उनको कहूंगा मोस्ट वेलकम, बहुत अपॉर्चुनिटी। ये लोगों की गलत फहमी है, और लोगों का कहना है कि टीचिंग में क्या रखा है भाई। टीचिंग में बहुत कुछ रखा है एज अ प्रोफेशनल। मैं माशी एतबार से, इकोनॉमिकल एतबार से कह रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आपने टीचिंग प्रोफेशन को चूज किया है सिर्फ और सिर्फ किसी गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज में जुड़ने के लिए, आपके पास समझ लीजिए कि ना कि ये 50% आप गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में जुड़कर टीचिंग फील्ड से खिदमत अंजाम दे सकते हैं। लेकिन बकिया जो 50% है, ये कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस, वो बच्चे जो के टीचर बनना चाहते हैं, साथ साथ में उनको किसी के हाथ के नीचे यानी जेर तसल्लुत नहीं आना है, किसी की डोमिनेंसी उनको बर्दाश्त नहीं है, वो खुद एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। आज मैं ये कह सकता हूँ कि ना एज अ टीचर कुछ लोगों की पेमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के 7th पे कमीशन में काम करने वाले जो B रैंक ऑफिसर्स है, उनसे ज्यादा है। पर मंथ मोर देन 1 लाख रुपीज दे आर अर्निंग, मोर देन 1 लाख रुपीज दे आर अर्निंग। ये टीचिंग प्रोफेशन का पोटेंशियल है, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं क्योंकि खुद क्लासेस चलाता हूँ, तो हर साल हम लोगों को
टीचरों की दरकार होती है और हम लोग सर्च करते हैं कि हमें टीचर चाहिए। नो डाउट इसमें हमें बहुत सारे टीचर मिलते हैं, लेकिन हम भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेंगे। वो टीचर जो अपने जहन की बात, अपने दिल की बात बच्चों तक पहुंचा दे, वो बेस्ट टीचर है। और इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है मार्केट के अंदर। और ये इतना साफ सुथरा और इतना ईमानदार पेशा है, जिसके अंदर ना आपको झूठ बोलना है, ना आपको कम तौलना है। आपने जो सीखा है ईमानदारी से आप अपने बच्चों को देते जाइए। इसकी जो रिटर्न से इसका जो हमें जो रिटर्न मिल रहा है, वो 100% हलाल है। इसमें कोई कपट नहीं है, कोई कीना नहीं है। आपने अपना काम ईमानदारी से किया, बच्चों तक पहुंचा दिया। हालांकि बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जहां पर आपको झूठ बोलना भी पड़ सकता है। बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जहां पर आपको कुछ प्रोफेशन की मजबूरियों को आपको पालन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस अपना काम ईमानदारी से करना है और यू विल गेट ए वेरी गुड रिटर्न इन दिस प्रोफेशन। श्रुति से माइंडसेट के बारे में बात किया जो भी, और इससे भी रिलेट किया कि हमारा मजहब क्यों इस प्रोफेशन को एज अ टीचर इतनी इम्पोर्टेंस देता है पेरेंट्स के बराबर। लेकिन अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जो लोग इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, इस प्रोफेशन को, उनके लिए क्या क्या स्किल्स को डेवलप करना या फिर एजुकेशन को हासिल करना ज़रूरी है, अगर आप उसमें रोशनी डालें। जी बिल्कुल। अगर आप किसी को भी टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, जिस तरह से अगर आर्ट्स फील्ड से किसी को जाना है, तो किसी बेहतर ये होगा कि अगर वो जिसका उसका जो इंटरेस्ट है, अगर वो आर्ट्स फील्ड से जाता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंपल्सरी। हालांकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ग्रेजुएट होना भी काफी है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, साथ में महाराष्ट्र की एक डिग्री है महा टीटी, महाराष्ट्र टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपको ये क्रैक करना होगा। सेम यहाँ पर कॉमर्स वालों के लिए भी है। अच्छा, जो आर्ट्स वाला है वो स्कूल के लिए भी एलिजिबल है और जूनियर कॉलेज के लिए भी एलिजिबल है। और अगर आपने कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपने बीएड और टीटी किया हुआ है, तो वो स्कूल के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जा रहा है। और अगर आपने साइंस से सेम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और महा टीटी दिया हुआ है, तो स्कूल सेक्शन के लिए और कॉलेज जूनियर कॉलेज सेक्शन तक के लिए वो एलिजिबल है। इसके बाद अगर आपको डिग्री कॉलेज में पढ़ाना है, तो डिग्री कॉलेज के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद एक एग्जाम होता है नेट का और नेट सेट का, जिसके एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। अगर वो नेट का एग्जाम देंगे तो वो डिग्री कॉलेज के लिए भी, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, वो वहां पे एलिजिबल हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक बार बार अभी मेरे मुंह से बार बार निकला कि महाराष्ट्र टीटी, तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए टीटी का रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहते, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको महा टीटी यानी महाराष्ट्र टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्रैक करना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स रहे, उनको कहूंगा कि आप ना महा टीटी दे, क्योंकि उससे बहुत कुछ एक एज अ टीचर का होराइजन क्लियर हो जाता है कि हमें क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए। और बच्चों को जो चाहिए ये टेस्ट वगैरह देने पर हमें पता चलता है कि ना, कि बच्चों की जरूरत आज की तौर पर क्या है और हम वहाँ पर बच्चों की कैसी मदद कर सकते हैं, तो अपना प्रोफाइल भी अच्छा मजबूत हो जाएगा। तो ये मतलब क्राइटेरिया है स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर, एज अ टीचर आपको बनना है तो। नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो मुझे भी क्लियर हो गया काफ़ी हद तक। क्योंकि शायद मुझे भी नहीं पता था कि अगर आप कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन करते हैं तो आप स्कूल नहीं लेकिन डायरेक्टली कॉलेज लेवल पे एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा आर्ट्स और साइंस जो है, जैसा कि आपने बताया, ये दोनों ही सेक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। जी जी। आई थिंक क्योंकि इसकी हम लोगों ने एक लिमिट रखी हुई है, वी स्टिल हैव सम टाइम टू कंडक्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा, जैसे मैंने कहा, मेरे दिल के काफ़ी करीब है ये इंटरव्यू या डिस्कशन करना आपके साथ, क्योंकि ये टीचिंग से जुड़ा हुआ है। और टीचिंग ऐसी फील्ड है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। हमारे जी बिल्कुल। जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो तकरीबन सारे लोग
किसी ना किसी फॉर्म में टीचिंग कर ही रहे हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे हमने आपको इसके लिए इनवाइट किया कि आप प्रोफेशनली यू आर कॉल्ड एज अ टीचर और टीचिंग प्रोफेशन में है। तो ये जो प्रोफेशन है, मैंने देखा है हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर वेमेंस या लड़कियां सेलेक्ट करती हैं, तो उनके लिए मैंने फोकस करके रखा हुआ है। स्पेशली मिडल ईस्ट में जहाँ मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पर भी मैंने देखा हुआ है काफ़ी डिमांड है ऐसे लोगों की जो टीचिंग प्रोफेशन में है, स्पेशली लेडी जो इस क्वालिफिकेशन को गेन करती हैं। एंड आई थिंक जो भी आपने बताई अभी, ये सारी क्वालिफिकेशंस डायरेक्टली यहाँ एप्लीकेबल हो जाती हैं और डायरेक्ट सिलेक्शंस हो जाते हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और क्योंकि आपका तकरीबन आपने जैसा बताया आप एक लंबा अरसा रहा है, तो टीचिंग में शायद आपको ये भी एडवांटेज मिलता है कि आप अपने स्टूडेंट्स को ग्रो करते हुए देखते हैं। और करियर काउंसलिंग में भी मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। तो ये चीज़ से भी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो इस पे आप अगर कुछ बताना चाहें, क्योंकि आई थिंक पीएसडब्ल्यूटी आपको एक एक टूल की तरह, एक पोटेंशियल की तरह देख रही है, क्योंकि जे मेरा जो डिस्कशन हुआ उसमें ये क्या है, अहमद रुश्दी साहब जो है, उनके पास काफ़ी काफ़ी मादा है जिसको एक्वायर करने की ज़रूरत है। पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप करियर काउंसलिंग में आपने माशाल्लाह काफ़ी लोगों को किया हुआ है, तो उसका थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। करियर काउंसलिंग के ताल्लुक से बता दूं, मैं अपने आप को बहुत छोटा सा बिट मानता हूं। मैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, खुसूसी तौर पर शेख अखलाक अहमद और डॉक्टर कासिम वजीर, ये हमारे स्कूल के काउंसलर्स लोग हैं, प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं। इन लोगों ने एज अ काउंसलर की डिग्री हासिल की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इन लोगों ने। तो शेख अखलाक अहमद ये मेरे, मतलब मैं उस्ताद मानता हूँ। उन्हीं के साथ रह रहकर काफी हद तक मैंने काउंसलिंग सीखा कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए और कहाँ तक की जाए, कैसे किया जाता है। अब टीचिंग, एक टीचर बहुत अच्छा काउंसलर ऑटोमेटिकली बन सकता है, कोई उसमें मसला नहीं, लेकिन कभी कभी अप्रोच दुरुस्त होना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि ना वो दरवाजे पे लिखा हुआ है कि ना पुश लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत पुल करने में लगा दी है। तो सामने मुझे लग रहा है मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो वो जो पुश का लिखा हुआ है ना, मैं उसको पढ़ नहीं पाया असल में। तो काउंसलर का बेसिकली काम यही होता है कि वो अपनी एफर्ट्स को एक सही डायरेक्शन दे कि यहाँ से हमारा काम हो सकता है। और मैं हमेशा से मतलब चाहता हूँ कि ना सारे के सारे लोग, हमारे पास जो टूटी फूटी नॉलेज है मेरी भी, तो उससे फायदा उठाए। टीचिंग के ताल्लुक से मैं आपकी जो बात सुन रहा था लड़कियों के ताल्लुक से, तो मैं लड़कियों को हमेशा कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आप कहीं पर भी जाएंगे, जॉब करेंगे, तो कहीं ना कुछ हो सकता है कि आपके लिए एक आवाज हो कि लोग कोई ना कोई चीज मुहैया करेंगे। लेकिन ये एक इतना साफ सुथरा और बाइज्जत जॉब है कि इसमें लोग आपकी बढ़कर रिस्पेक्ट ही करेंगे। और रहा सवाल, जैसा कि आप गर्ल्स का कह रहे थे, कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी गाइड करी तकरीबन तकरीबन 4 टीचर्स है जो कि गल्फ में एज अ टीचर वहां पे जॉब कर रहे हैं। और माशाल्लाह। प्रोफेशनली दे आर टीचर्स इन गल्फ। क्योंकि वो गल्फ का एक क्राइटेरिया अलग हो जाता है वहां पे। यहाँ की डिग्री आप जब वहां पे लेकर जाते हैं, तो वहां पर जाने के बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो मुझे अब ये इतना अंदाजा हो गया है कि गल्फ जाने के बाद अगर कोई लड़की गल्फ जा रही है, अपने शौहर के साथ है, शौहर सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा, अगर ये ख्वाहिशमंद है, टीचर बनना चाहती है, तो उसके लिए क्या चीजें जरूरी लगेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो हमारा अगला टारगेट तो यही है कि डॉक्यूमेंटेशन बच्चों का ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर ना वो लोग परेशान ना हो जाए। तो ऐसा डॉक्यूमेंटेशन इतना क्लियर करके जाना है कि अगर गल्फ में भी जाए तो वहां पे गल्फ में भी इजीली जॉब कर सके। अभी जस्ट आपसे बात करने से तकरीबन 1 घंटा पहले दुबई में, शारजा में, हमारी एक कलीग है जो पहले हमारे साथ पढ़ाया करती थी, अब वो शारजा शिफ्ट हो गई है। अब उसका
अब वो वहां पे जॉब, वहां पे अप्लाई कर, उसकी छोटी बेटी थी तो नहीं कर पाई थी, लेकिन अप्लाई करते करते नाउ शी गॉट अ जॉब। अभी फिलहाल उसकी जॉब मिली है। कोई टीचर प्रेगनेंसी लीव पे गई हुई है तो उसके बदले उसको जॉब मिली है। तो वो मुझसे डिस्कशन चल रहा था कि मुझे जॉब करना चाहिए कि नहीं मैंने बोला ग्रैब इट। आप 4 महीने 5 महीने के लिए जॉब करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो साल भर के लिए भी, नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपको एकेडमी में जॉब मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज अ काउंसलर के तौर पर मेरा, मैं ये सोचता हूँ कि ना, मेरे जहन में जो भी बातें हैं, जो भी मैंने कहीं से ठोकर खाकर पढ़कर कहीं से भी इकट्ठा की है, तो वो अपने आने वाली नस्ल को वो पास ऑन किया जाए। क्योंकि वो जब तक कि वो मेरे पास रह के ही कुछ हल नहीं होगा। मैंने जो सीखा हूँ वो लोगों को मुझे बांटना है, वरना इतनी तालीम हासिल करके उसका कोई मकसद हल नहीं होगा। तो एज अ काउंसलर के तौर पर, जैसे आपने कहा कि ना कि किस तरह से मतलब कि ना बच्चों को गाइड करना चाहिए, तो ये मैं कहूंगा कि हर किसी के पर्सनल डाउट्स होते हैं, अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। तो अगर वो कोई क्राइटेरियाज आपको शेयर करता है या अपने पीएसडब्ल्यू ग्रुप के अंदर शेयर करता है, तो इंशाल्लाह ताला मैं बढ़ चढ़ कर उसका मसाइल को, उसके जो डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रशीद साहब। आ, मैं पर्सनली टीचर्स को एज अ, बिकॉज मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, एज अ आर्किटेक्ट कंसीडर करता हूँ। आर्किटेक्ट वो नहीं जो बिल्डिंग को डिज़ाइन करे, बल्कि एक कम्युनिटी को किस तरीके से डिज़ाइन करे। द टाइम हैज़ गॉन जब लोग एसएससी करके और फिर डिसाइड करते थे। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम केजी पेरेंट्स को अपने बच्चे का फीडबैक चाहिए, एंड दे आर रियली पॉजिटिव कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, और वो कंटिन्यूअस फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और यही वजह है कि लोग अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा अ, बच्चों को पढ़ाने पे खर्च कर रहे हैं, और जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा टीचिंग प्रोफेशन को मिल रहा है। तो मैं एज अ ग्रेट पोटेंशियल इसको देख रहा हूँ, और डेफिनेटली आप जैसे एक्सपर्ट का नॉलेज शेयर करना आई थिंक इस कम्युनिटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपने काफ़ी वक्त दिया। आई थिंक हम लोगों ने मैक्सिमम पोटेंशियल जो है इस प्लेटफॉर्म का, जूम एप्लीकेशन का, वो यूज़ कर लिया है। आई थिंक वो भी मुझे सिग्नल दे रहा है। तो मैं आपका जी। पूरे ग्रुप की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अगर आपका कोई मैसेज है तो आप वो दे सकते हैं, एंड देन वी कैन या कट ऑफ। मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात है पीएसडब्ल्यू ग्रुप की। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, दिल से अच्छा लगा। और आपका जो ये जो इनिशिएटिव है, बोलते हैं ये सोने पे सुहागे का काम कर रहा है, कि मुझे भी पता चला कि, और औरों को भी पता चला कि हमारे माशाल्लाह हमारे गांव में वी आर लिविंग विद द जेम्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगी। तो शुक्रगुजार हूँ मैं पूरे के पूरे ग्रुप का। आपका भी अल्लाह ताला तरक्की दे, खूब से खूब तरक्की दे। तेरी नेक ख्वाहिशात हमेशा साथ साथ रहेगी। शुक्रिया, जज़ाकल्ला खैर। रुशदी साहब पीएसडब्ल्यू ग्रुप के मेंबर हैं और व्हाट्सएप में अवेलेबल हैं। आई थिंक सेशन की लिमिट होती है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर एंड करेंगे। लेकिन जिन किसी को भी इससे फ़ायदा उठाना है या वो वन टू वन कांटेक्ट करना है, तो आई थिंक एक रिजनेबल तरीके से उनके साथ रब्ता किया जा सकता है, ताकि उनके भी बिजी शेड्यूल में इफेक्ट ना हो और कम्युनिटी को बेनिफिट हो। शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट अहमद रशीद साहब। शुक्रिया।